अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा ज़फ़र है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूएस के 20 साल के इन्वेजन के हवाले से। मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही अफगानिस्तान के हवाले से, मैं बात कर रही हूँ इराक के हवाले से। यूएस ने इराक को भी इन्वेड किया था 2003 में। यूएस और यूएस के अलाइज ने इराक को इन्वेड किया ताकि इराक के उस वक्त के सदर सद्दाम हुसैन को हटाया जाए, क्योंकि सद्दाम हुसैन के पास बड़ी तबाही के फैलाने वाले वेपन्स मौजूद थे जिनको मैस डिस्ट्रक्टिव वेपन्स कहा जाता था। लेकिन आखिर में ये गलत साबित हुआ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ कि यूएस ने इराक को इन्वेड क्यों किया। तो मैं आपको बताऊं कि यूएस हमेशा से एक इंटरेस्ट लेता है उन कंट्रीज में जिनके पास थोड़ा सा ऑयल होता है, और इराक ऑयल रिच कंट्री है। लेकिन 1989 के बाद इराक का इंटरेस्ट पैदा होने लग गया कुवैत के अंदर, और कुवैत के पास भी काफी सारे ऑयल रिजर्व्स मौजूद थे और इराक ने कुवैत पर अटैक कर दिया। ये बात अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका सो कॉल्ड किंग बनना चाहता है पूरी दुनिया का। तो इराक को कंट्रोल करने की कोशिश की अमेरिका ने, लेकिन अमेरिका से कंट्रोल नहीं हो सका इराक। यूएन का एक रूल है कि कोई भी कंट्री किसी मुल्क पर बिला वजह के अटैक नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका ने हमेशा से एक बहाना बनाया, वो ये बहाना बनाया कि उसकी सिक्योरिटी को थ्रेट है और कुछ मिलिट्री ग्रुप जो हैं वो यूएस पर अटैक करना चाहते हैं। और अमेरिका ने ये भी ढिंडोरा पीट लिया कि इराक में वो मिलिट्री ग्रुप्स मौजूद हैं। तो इस बहाने को आगे बढ़ाते हुए इराक पर यूएस ने अटैक कर दिया। Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. These are Arabs who are going to welcome us as liberators. The most powerful military in world history would go in, kill the bad guys, and transform Iraq into a democratic, pro-American oasis. But the Iraq War blew up in America's face. यूएस ने जब इराक पर अटैक किया तो ऑब्वियसली जब कोई मुल्क किसी मुल्क पर अटैक करता है तो उस मुल्क में बहुत ज्यादा तबाही होती है। वॉर के स्टार्ट होने से इराक में बहुत ज्यादा तबाही मच गई, पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो गया और पॉलिटिकल इंस्टेबल हो गया। आज 20 साल हो गए, लेकिन अभी भी ऐसी ही सूरत हाल इराक की है। इन 20 सालों में बहुत कुछ हो गया, लेकिन हम फोकस करेंगे अब की सूरत हाल पे कि आखिर इराक में क्या सिचुएशन है। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको जानने के बाद आप पूरी तरह से वाकिफ हो जाएंगे कि असल में इराक कॉन्फ्लिक्ट क्या है। पहला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी वो ये कि यूएस के इराक पर अटैक करने से पहले इराक की बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन थी। इराक का रूलर सद्दाम हुसैन, जो कि इराक को पिछले 20 सालों से रूल कर रहा था, वो एक बहुत ज्यादा जालिम हुक्मरान था। सद्दाम हुसैन की रजीम में कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था और ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन अपने अरूज पर थी। लोगों का गायब होना, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ना होना वहाँ एक आम सी बात थी। इराक में तो कॉमनली केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल भी किया जाता था। इराक आर्मी सतह पर तनहा रह गया था और बहुत ज्यादा आर्मी पाबंदियां बर्दाश्त कर रहा था। कुछ हफ्तों के बाद जब यूएस ने इराक पर अटैक किया, सद्दाम हुसैन के रजीम को गिरा दिया और प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अनाउंस किया मिशन अकम्प्लिश, तो उस वक्त इराक के लोगों को लगा शायद यूएस उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड है। लेकिन फिर ये सवाल उठा कि अब क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो सेकंड पॉइंट है मेरा वो यही है कि इराक के लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे और अमेरिका ने उनको ऐसे दोहराए पर लाखड़ा किया था जहां पर लोग समझने से कासिर थे कि आखिर उनके साथ क्या होगा। यूएस ने एक टेम्परेरी गवर्नमेंट इंस्टॉल की और फिर पहला काम जो इस टेम्परेरी गवर्नमेंट ने किया कि आम लोगों को स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनसे बाहर निकाल दिया और अपने लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया, जो कि यूएस के बहुत ज्यादा वफादार थे। अमेरिका ने हर उस इंसान को इराक में टारगेट किया जिसका ताल्लुक सद्दाम हुसैन की पार्टी से था। गवर्नमेंट का सारा काम स्टॉप हो गया और हजारों लोग बेरोजगार हो गए। और फिर अमेरिका ने इराक की आर्मी को खत्म करना शुरू किया। ये सब कुछ रैंडमली नहीं हो रहा था, बल्कि प्लान बनाया गया था। यूएस की इन्वेजन से 3 महीने कबल सद्दाम हुसैन के खिलाफ जो लोग थे, यानी जो अपोजिशन के लोग थे, वो इकट्ठे हुए थे लंदन में और उन्होंने ये सारा प्लान बनाया था कि इराक के गवर्नमेंट सिस्टम को किस तरह चेंज किया जाएगा। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इराक में 3 बड़े फिक्के से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं। शिया मेजॉरिटी में है, सुन्नी और कुर्दिश
मिनॉरिटी में मौजूद हैं। सद्दाम हुसैन के मुताबिक इराक एक सेकुलर मुल्क था, लेकिन सुन्नी के पास ज़्यादा पावर मौजूद थी इराक में उस टाइम। और जो नया पॉलिटिकल सिस्टम लेकर आया गया था वो यही था कि 3 मेजर ग्रुप्स के अंदर पावर को डिवाइड किया जाए। इस सिस्टम को बनाने के बाद सबसे बड़ा इशू जो सामने आया था वो करप्शन है। और मेरा जो तीसरा पॉइंट है जो मैं आप लोग को बताऊंगी इराक की सिचुएशन के हवाले से, वो है करप्शन। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि इराक के पास बहुत बड़ी तादाद में ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से बिलियन डॉलर्स आते हैं इराक में। और 90% इराकी गवर्नमेंट जो है वो उसका बजट चलता है ऑयल की बेसिस पे, और बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑयल वहाँ पर मौजूद है। तो ऑब्वियसली जहाँ पर ऑयल होगा वहाँ पर यूएस आएगा, और ज़्यादातर अब यूएस के पास इराक के ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, और जिसकी वजह से यूएस को इसका बेनिफिट भी हो रहा है। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है ईरान। इम्पोर्टेंटली ईरान एक बहुत बड़ा प्लेयर है इराक और ईरान के हवाले से अगर बात की जाए, और ईरान बहुत बड़ा दुश्मन भी अमेरिका का है। फर्स्टली ये दोनों नेबर्स हैं। 1980s में सद्दाम हुसैन ने ईरान को इन्वेड किया था और दोनों ममालिक ने 8 इयर्स वॉर भी खेली थी। आप लोगों को मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि ईरान के अंदर शिया रजीम है, और इराक के अंदर चूंकि सद्दाम हुसैन था वो समझता था कि सारे ग्रुप्स जो हो इक्वल है, लेकिन वहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो शिया फिक्के की है, लेकिन वहाँ पर जो पावर थी वो ज़्यादा सुन्नी के पास थी। तो ये एक पॉइंट है जो मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अभी जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ईरान में शिया रजीम है और शिया जो फिक्का है उसका कंट्रोल है ईरान के अंदर। तो ईरान के पास रीजनल एम्बिशंस भी मौजूद हैं, और जैसे मैंने बताया कि यूएस बहुत बड़ा दुश्मन है ईरान का, और ईरान का भी यूएस सबसे बड़ा दुश्मन है। यूएस के इराक में इन्वेजन के बाद ईरान ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। ओबियसली इराक के अंदर शिया मेजॉरिटी लोग रहते हैं, लेकिन इराक के अंदर सुन्नी मेजॉरिटी के पास पावर थी, लेकिन ईरान ने इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया। ईरान ने इराक के अंदर ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए। वो पॉलिटिकल ग्रुप्स चाहते थे कि शिया रजीम इराक के अंदर आए। इसके अलावा मिलिट्री ग्रुप्स को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो कि यूएस के खिलाफ था ऑब्वियसली, और वहाँ के अवाम की सेंटिमेंट्स के साथ था, क्योंकि वहाँ की अवाम जो थी मेजॉरिटी शिया रजीम को सपोर्ट करती थी। लेकिन यूएस जो ईरान जो है वो यूएस के अगेंस्ट है। तो ईरान ने काफ़ी वॉर्स भी कराई, बहुत ज़्यादा प्रॉक्सी वॉर्स कराई इराक के अंदर अपनी मिलिट्री ग्रुप्स के ज़रिए अपनी पॉलिटिकल रजीम को सस्टेन करने के लिए। लास्ट पॉइंट जो कि मेरा फिफ्थ पॉइंट है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि मेरे पूरे 5 पॉइंट्स के अंदर आप लोग को इराक का जो करंट इशू है, जो इस पर कोई बात नहीं करता, सब बात करते हैं कि इराक पे यूएस ने किस तरह इन्वेड किया था और क्यों इन्वेड किया था। वो मैंने आप लोग को स्टार्ट में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दिया, लेकिन अब लास्ट पॉइंट में आप लोग को बताऊंगी कि इराक के लोग अब क्या चाहते हैं। ऑब्वियसली इराक के लोग चेंज चाहते हैं, क्योंकि वो तंग आ चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है वहाँ पर, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है, वहाँ पर जॉब्स नहीं है, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम खराब हो चुका है। 2019 में इसी तरह का एक प्रोटेस्ट का आगाज हुआ था जो कई महीनों तक चला था, लेकिन उन पर भी वायलेंट क्रैकडाउन कर दिया गया था। वहाँ के जो मिलिट्री ग्रुप्स हैं वो भी वायलेंट मिलिट्री ग्रुप्स हैं। ऑब्वियसली आईएसआईएस अलकायदा के लोग वहाँ पर एक्टिव हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा सेक्टेरियन वायलेंस जो कि ईरान ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया वहाँ पर फैलाने के लिए। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। यहाँ पर एंड पे जो मैं कंक्लूडिंग नोट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो ये कि किसी भी मुल्क के अंदर कोई अटैक करता है, ऑब्वियसली इराक के अंदर अमेरिका का बहुत बड़ा रोल रहा है, अमेरिका ने अटैक किया, लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वहाँ के लोगों का भी बहुत ज़्यादा रोल है। ऑब्वियसली किसी एक गवर्नमेंट, कोई एक गवर्नमेंट है, अगर आप पे किसी और मुल्क की गवर्नमेंट आ जाती है, तो अगर आप घुटने टेक देते हैं, आप उसकी पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा कसूर है। तो इसलिए सिर्फ यूएस को ब्लेम करना ठीक नहीं होगा, बल्कि इराक के अंदर जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको ब्लेम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।